देखिए श्रीश ऊपर और नीचे दोनों तौलिया लपेटे हैं, उसको ठंड लग रही है क्योंकि पकड़ना चोट लग रही है इतनी जोर से ओले से, अगर बाहर निकल जाओ तो इस समय। तीन फीमेल्स का ग्रुप था जिसमें डोरिस प्रैट, मैरी कैडगॉन और डोरथी सिमंस। इन तीनों लेडीज़ ने इंग्लिश वुमन थी, इंग्लैंड की थी। इन्होंने कृष्णमूर्ति के काम को इंग्लैंड में फैलाया, बाद में यूरोप में भी फैलाया। और जो मैरी थी ये खुद भी ऑथर हैं। इन्होंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए 30 साल काम किया, 30 ईयर्स। और उनका जो अलग अलग यूरोपियन कमिटीज़ थी कृष्णमूर्ति के काम को लेके, उसमें भी ये कोऑर्डिनेट करती थी पूरे काम को। तो इन्होंने अपनी एक मीटिंग के बारे में बताया कि एक बार ये कृष्णमूर्ति से मिलने गई। उस समय की बात है जब कृष्णमूर्ति पर्सनली लोगों को टाइम दिया करते थे अर्ली ऑन। तो इनको लगा कि मैं उनसे पर्सनल इंटरव्यू करना चाहती हूँ। इनका सवाल था, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल सोचने वाला दिमाग है, ये शांत क्यों नहीं रहता। इनको लगा कि वो जो थॉट्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे कृष्णमूर्ति जिसके बारे में बात करते हैं, हम उस गैप्स को और कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब इनको लगा ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। और इनका सवाल था, मैं शांत क्यों नहीं रह पाती हूँ। तो ये कृष्णमूर्ति से मिलने गई, इनको लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जब मैं मिलने गई, कृष्णमूर्ति बहुत शांत चुपचाप बैठे हुए थे। वो इतने शांत थे, इन्होंने जाके अपना सवाल पूछा और वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। और थोड़ी देर बाद, चूँकि अब जब दो लोग होते हैं और दो इंसान बहुत शांत बैठते हैं, तो उनको ऐसा लगा जैसे कुछ नॉर्मल नहीं है। और फिर उनके दिमाग में मैरी के बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो गए। और वो थॉट्स कैसे कि ये तो एकदम डिसअपॉइंटिंग है मीटिंग, और बिल्कुल टाइम वेस्ट हो गया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैं उठ के चली जाऊँ क्या। वो ढेर सारे थॉट्स उनके दिमाग में एक के बाद एक आने लगे। अभी तो शायद मैं रेडी नहीं हूँ। फिर कृष्णमूर्ति बहुत आराम से उनकी तरफ मुड़े और उनसे पूछते हैं, हाँ अब बताओ तुम क्या डिस्कस करना चाहती थी। उसके बाद वो कहती है कि उनकी प्रेजेंस ऐसी थी जैसे एक्सरे मिरर। एक्सरे मिरर मतलब मिरर में आप खुद को देखते हो और एक्सरे आपकी लेयर्स की फ़ोटो ले लेता है, हर चीज़ की बॉडी में एक के बाद एक की जो लेयर्स होती हैं। तो कहती है मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई एक्सरे मिरर की प्रेजेंस में मैं थी। और फिर उन्होंने कुछ 2-4 छोटे मोटे सवाल पूछे कृष्णमूर्ति ने, क्वाइटनेस के बारे में थोड़ा सा बात की, ज़्यादा नहीं बोले वो भी। और मैरी कहती है कि मुझे लग रहा था शायद वो मुझे रिलैक्स करने के लिए भी उन्होंने पूछा ये सब। बट कहीं ना कहीं जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा जैसे कि वो जान गए, उसकी सारी स्टेट को वो समझ रहे थे। फिर जिसने इंटरव्यू लिया मैरी का, तो उसने पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगा कि तुम एक्सरे मिरर के सामने बैठी थी। तो मैरी ने बताया वो जो उनकी टोटल स्टिलनेस थी वो मिरर की तरह थी कि उसमें मैं खुद को देख पा रही थी। और दूसरा उनकी जो लिसनिंग थी वो क्रिएटिव लिसनिंग थी। मतलब मेरे क्वेश्चंस ही ड्रॉप हो गए सारे। और मैरी ने बताया कि मुझे एक चीज़ और लगी, मुझे लगा शायद पूरे समय जितनी देर मैं उनसे मिली तो वो कहीं ना कहीं ये मुझसे कह रहे थे, तुम जागो, अपने आसपास देखो। और एक्चुअली तुमने आज तक अपने आप को गहरे लेवल्स पे, डीप लेवल्स पे देखा ही नहीं है। जब तुम देखती हो तो जैसे कि किसी पर्दे से, किसी झिल्ली के पर्दे से या किसी हेज़ी शीशे से हम खुद को देखते हैं, स्क्रीन से वो इमेजेस होती हैं, तो हम अपने आप को उससे देखते हैं। ये मैरी ने के वर्ड्स थे। मैरी खुद एक ऑथर हैं तो बहुत अच्छा लिखती हैं। काफ़ी दुकानें खुल गई हैं यहाँ पर। एक वो सामने वो दूध की दुकान है, वो डॉक्टर साहब की दुकान है वो एक छोटी सी, और एक वहाँ पर शीशे की दुकान है। तो ट्रैफिक कितना खुल गया है। हाँ दोस्तों, मेरे डैडी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। परसों भी थोड़ा सांस फूल रही थी उनकी, और कल भी काफ़ी ब्रेथलेस थे, रात भर नींद नहीं आई। तो हो सकता है कल मुझे लखीमपुर से इलाहाबाद जाना हो। मैं अपने ही अप्लाई कर रहा था ई पास के लिए, तो अगर कल जाना पड़ जाए तो वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाऊँगा। ये हार्वर्ड एजुकेशन का ये आर्टिकल है जहाँ से ये पढ़ा गया है। अगर रिजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है तो इसमें सिग्नल होता है कि हार्ट फेलियर है, और जिसमें कि हार्ट जो है वो मुश्किल हो रही है उसको ब्लड पंप करने में। खाली ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। और अगर नॉर्मल है तो भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। अगर हार्ट फेल है तो कुछ लोगों का फिर भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो सकता है और कुछ लोगों में कम हो जाता है। इससे नहीं कोई वो नहीं होता है कि आप कितना अच्छा फंक्शन कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें तो 20% में भी कोई इंसान फिजिकली बहुत एक्टिव हो सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं।
तो बेसिकली इसमें ड्रग्स का रोल ज़्यादा है, जिसमें कि ड्रग्स दी जाती हैं, बीटा ब्लॉकर है, एस इनहिबिटर है, ये सारी। आपका अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है तो कंसर्न है, बट उसमें सिर्फ मेडिसिन का रोल है, डाइट का और एक एक्सरसाइज का। हाँ, मैं एक बड़े सवाल से काफ़ी दिनों से जूझ रहा था, और यही सवाल था कि कोई आदमी किसी काम के लिए 30-35 साल कैसे बिता सकता है, जबकि उसको ना नाम मिल रहा है, ना बहुत पैसा मिल रहा है, फिर भी लगा हुआ है। ऐसे लोगों को हम लोग अपने कम दिमाग से ना बोल देते हैं साधु आदमी है, ये संत आदमी है, ये सन की आदमी है, सोशल वर्क कर रहा है। सोशल वर्क में भी कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन मिलती है आपको, लोग आपकी बड़ाई करते हैं, या आपको अपने अंदर लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई संस्था कैसे 1 साल नहीं 100 साल या 200 साल तक जिंदा रहती है? कृष्णमूर्ति का मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कृष्णमूर्ति तो नहीं है, बट मार्क ली जिसने बायोग्राफी लिखी है, काफ़ी बूढ़े हो गए, उनकी वाइट दाढ़ी हो गई है। तो वो एक गैदरिंग, अभी रिसेंटली लाइव गैदरिंग चल रही थी कहीं पर कल ही, उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, यंग स्टूडेंट्स थे, मार्क ली थे, तो बता रहे थे कि कृष्णमूर्ति चाहते थे कि ये संस्था ऐसी बने, इसका आर्किटेक्चर शुड बी टाइमलेस। तो कोई संस्था कैसे जिंदा रहती है? सोर्स। कृष्णमूर्ति जब इस औरत से मिले तो वो कोई इंसान नहीं थे, वो एक सोर्स था जो सांस नहीं लेता है, जो जिंदा रहता है, जो सामने वाले की प्रेजेंस की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता है। जब हम किसी के पास जाते हैं ना, लोग भी हम लोगों से सवाल पूछते हैं, लोग ऐसे पूछते हैं कि मेरा सवाल एकदम सही है, बताओ, और उस सवाल से हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कैसे मैं इस बंदे को ऐसा जवाब दे दूं कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सारे सवाल अंदर के डिस्टर्बेंसेस हैं। सोर्स में जब आदमी पहुंचता है, इसको हम भले नाम दे दें अवेयरनेस, जिसको हम अभी नहीं समझ रहे हैं, बट जब प्रेजेंस में, कृष्णमूर्ति जैसे आदमी के प्रेजेंस में जाते हो तो आपको उसी सोर्स का एक्सपीरियंस होता है, जो सांस की ज़रूरत नहीं पड़ती बट फिर भी जिंदा रहता है। इस औरत ने यही कहा कि उसके पास में खाली बैठी थी, एक फिजिकल बॉडी के होने के बावजूद एक स्टिलनेस महसूस हुआ। वो स्टिलनेस है, बाहर भी नेचर में भी है, लेकिन हम उसको देखने के लिए बहुत पेशेंट नहीं है। अक्सर जब भी हम कृष्णमूर्ति जैसे आदमी से मिलते हैं ना, तो भी क्या ये बचकानी नहीं है बात कि हम अपनी प्रॉब्लम उनके सामने लेके जा रहे हैं, बजाय उनको समझने के लिए। हमारे प्रॉब्लम्स को हम डिफ़ाइन भी नहीं कर पाते। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमको ये दर्द है, प्लीज़ समझो मुझे। लेकिन जब हम अपने सवाल पूछते हैं किसी से, अगर हमारे पास कृष्णमूर्ति नहीं है यार, तो हम क्या करेंगे? हम केवल ज़ोर ज़ोर से अपने थॉट्स को बाहर निकाल करके, ज़ोर ज़ोर से अपने इमोशन निकाल करके समझ नहीं सकते। वी हैव टू बी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड। Krishnamurti is still there. He's there in the space, he's there in the trees. सोर्स तो है। कृष्णमूर्ति ने उसी सोर्स को टच किया था। कृष्णमूर्ति फिजिकल आदमी वो सोर्स नहीं थे, कृष्णमूर्ति के थ्रू वो सोर्स हमसे बात करती थी। सो वी शुड बी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड दैट सोर्स मोर। नहीं तो हम अपने अम्यूज़मेंट पार्क बनाए हम लोगों का ज़िंदगी जो है ना, एक अम्यूज़मेंट पार्क है, इसमें हाइज हैं और लोज हैं। जब लोज से बोर हो जाते हैं हाइज में जाते हैं, और हाई से बोर हो जाते हैं लो में जाते हैं। हमारे सवाल इस तरह के होते हैं कि हम नहीं इंटरेस्टेड हैं रियलिटी में, या सोर्स में, या स्टिलनेस में। हम डरते हैं, और डर भी कन्फ्यूजन की वजह से। जब कभी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे ना उसको, अगर 5 मिनट के लिए भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो आपको पता चलेगा वो असली माँ की गोद वही है। दैट इज़ द रियल होम। स्टिलनेस इज़ द रियल होम। और वरांडे में पोछा लगा के वहाँ बैठ जाती थी, और उसके बाद जब मुझे लगता था कि मेरा सुबह का पढ़ाई पूरी हो गई है, हो सकता है मैं वो 4 घंटे किताब लेके बैठी हूँ, तो मुझे लगता था कि एटलीस्ट मैंने 2 घंटे पढ़ा है, 2 घंटे मैंने अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड किया है। तो 2 घंटे की पढ़ाई मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल होती थी। हर फ्रेश चीज़, हर चीज़, जिसे कहते हैं ना, मॉर्निंग का टाइम होता है, किसी का सबका अपना टाइम होता है। और फिर उसके बाद मैं 11:30-12 बजे नहाती थी, फिर नाश्ता करती थी, और फिर नाश्ता करने के बाद मेरा रेस्ट होता था। सो दैट वाज लाइक, वो जो मॉर्निंग का पायस टाइम है, वो मुझे लगता था मेरा पूरा दिन का सबसे बेस्ट और प्रोडक्टिव टाइम है। बड़ा हो रहा है सही में। आवाज़ देखो, टीम कितनी जोर से आ रही है। इतने बड़े गिर रहे हैं, इतने बड़े किसी का सर टूट जाएगा, बिल्कुल बाहर हो गए तो।
देखिए श्रीश ऊपर और नीचे दोनों तौलिया लपेटे हैं, उसको ठंड लग रही है क्योंकि चोट लग रही है इसकी जोर से होने से, अगर बाहर निकल जाओ तो इस समय। दोस्तों शिरीष का जो प्रोटेक्टिव गियर है बढ़ गया है, पहले 2 टॉवल से अब एक हेलमेट भी आ गया है ओलों से बचाने के लिए खुद को। श्रीष शक्ल दिखाओ। अरे